ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ये मोटे मोटे तौर पे पॉलिटिकल लड़ाई है। कि सरकारां कॉरपोरेट सेंट्रिक हो गई, मीडिया कॉरपोरेट सेंट्रिक हो गया। लोगों की गल है जिहड़ी वो नहीं करदियां सरकारां, पूंजीपतियां नूं फायदे दिंदियां ने। कि ये तुसीं दावा करदे हो केजरीवाल सरकार ते मैं पुछां तुहाडी सरकार किवें उन्हां तों वखरी है? तो आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो यादवेंद्र जी, अगर ये कानून एमएसपी वाला आ गया 70 साल के भारत के इतिहास में ये सबसे क्रांतिकारी कानून होगा। किसानों ने बड़ा होके कहा साडा मुल्क आ, साडा गणतंत्र दिवस और असीं इस देश नूं प्यार करने वाले लोग हां। तुहाडी सरकार दिल्ली दे अंदर आ, जे किसान आके दिल्ली च डेरा ला के बह जांदे ने, तुहाडा की स्टैंड है? पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली आया, अमित शाह जी से मिलके चला गया, 2 गल किसानों के साथ भी करके चला, मिलके चला जाते बॉर्डर पे। NIA ने नोटिस जारी किया उस तो बाद, क्योंकि UAPA भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦਾ ਗਾ अगर इन्वेस्टिगेशन तो बाद हुई है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ मामले ਨੂੰ कि NIA बहुत ਵੱਡੀ एजेंसी है? किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करना, ये तो सारा देश देख रहा है कि गंदी राजनीति चल रही है। इस बार ਤੁਸੀਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 2022 ਨੂੰ, पर किसान अंदोलन के दरम्यान बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते ये सवाल उठे कि मीडिया का एक हिस्सा की कर रहा, मीडिया का एक वड्डा हिस्सा किसान मूवमेंट कुछ हो रहा सी, चल कुछ रहा सी। समय ऐसा आता है जब पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो जनता खड़ी होती है और फिर सारी चीज़ों को ठीक करती है। तुहानूं लगदा पाप का घड़ा भर चुके? एक तरह से ये किसानों का आंदोलन तो उसी तरह का लग रहा है। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। दुष्यंत कुमार ने कहा सी हंगामा खड़ा करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये पूरी तस्वीर बदलनी चाहिए। हंगामे नूं लै के सवाल जदों अरविंद केजरीवाल होरी अंदोलन करते सी उदों भी उठते सी ते हुण भी उठते ने। हुण भी किसान कह रहे ने हंगामा असीं इस करके नहीं खड़ा कर रहे कि हंगामा करना है, असीं इस करके ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि तस्वीर बदले। और केजरीवाल भी कहते सी कि तस्वीर बदलांगे। साडे नाल ने अरविंद केजरीवाल, गलबात अज उन्हां नाल करांगे कि की स्टैंड आ उन्हां दा इन्हां सारे मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ और आम आदमी पार्टी की अगली सियासत की होएगी। कि पंजाब की सियासत वाया किसान अंदोलन अगे जाएगी, तो जे वाया किसान अंदोलन आपकी सियासत अगे जाएगी जां पंजाब की सियासत जाएगी तो आम आदमी पार्टी की रणनीति की होएगी। स्वागत है केजरीवाल साहब प्रो पंजाब टीवी दे। पहला सवाल मेरा यही कि तुसी भी अंदोलन करते सी, ये भी अंदोलन हो रहा गा, फर्क की हैगा तुहाडे अंदोलन ते अंदोलन च की फर्क है, जां अपने अंदोलन नूं किवें देखदे हो, इस अंदोलन नूं किवें देख रहे हो? देखो, हर आंदोलन अलग अलग होता है, आंदोलन का तरीका अलग होता है, आंदोलन की मुद्दे अलग होते हैं। वो अलग आंदोलन था, ये अलग आंदोलन है। उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था जिसमें एक नेता अन्ना हज़ारे जी ने अगुवाई की थी। ये किसानों का आंदोलन है जिसमें तीनों बिलों को वापस लेने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और जिसमें एक तरह से कोई एक नेता नहीं है, जिसमें एक मिली जुली नेतृत्व किसानों के 30-35 संगठन इसका नेतृत्व देश भर से कर रहे हैं। तो अलग अलग आंदोलन होता है। उसकी भी जायज़ मांगें थी उस आंदोलन की, इस आंदोलन की भी जायज़ मांगें हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ये बड़े दुख की बात है। जो भी सरकारें होती हैं वो सरकारों का सबसे पहला स्ट्रैटेजी रणनीति ये होती है कि आंदोलन को बदनाम कर दो। उन दिनों में जब हम आंदोलन पे बैठे थे हमें भी तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। रोज़ कभी किसी के खिलाफ कुछ निकालते थे, कभी किसी, आपको याद होगा प्रशांत भूषण के खिलाफ, शांति भूषण के जस्टिस संतोष हेगड़े तक को नहीं छोड़ा था उन दिनों में इन्होंने। अब जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं तो कह रहे हैं किसानों का ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो
चाइना के एजेंट हैं, ये तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। तरह तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और उनके लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उनकी चली नहीं। देश के लोग मान नहीं रहे। देश के लोग जानते हैं कि ये असली किसान हैं जो कि बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। और आप खुद सोचो कि इतनी ठंड के अंदर जब हमें अपने घर में रजाई में इतनी ठंड लगती है, वो खुले आसमान के नीचे अगर बैठे हैं और 100 लोगों की शहादत हो चुकी है, तो उनके दिल की तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ, ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ, ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ उस पूरी दी पूरी फेडरलिज्म की लड़ाई है जी उहदे नाल जुड़दी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो कानून बनाए गए, ये कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास नहीं था। ये अधिकार था राज्य सरकारों के पास। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट ही इसके ऊपर कानून बना सकते थे। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए वो गलत कानून बनाए हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अब इन टेक्निकलिटीज़ में घुसने की बजाय ये मोटे मोटे तौर पे एक पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई इस तरह से है कि 70 साल से इस देश के किसान का शोषण किया जा रहा है। हर पार्टी ने शोषण किया, हर नेता ने शोषण किया, पूरी व्यवस्था ने शोषण किया। 70 साल से देश के किसान को झूठे वादे किए गए। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती हैं हम तुम्हारे लोन माफ़ करेंगे, किसी ने नहीं किए। सारी पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नहीं दी। पिछले 25 साल में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कहाँ थी सारी पार्टियाँ, कहाँ थे सारे नेता? किसी ने कुछ नहीं किया। और अब जो किसान के पास थोड़ा बहुत बचा खुचा था, जिससे वो अपने जिंदा रह रहा था किसान, वो भी अब ये छीन के कुछ पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। उसकी जो बची खुची किसानी है, इन 3 कानूनों से वो भी छीन के वो बड़े बड़े घरानों को, 4-5 पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। अब किसान अगर बाहर नहीं निकला तो उसकी खेती भी नहीं बचनी, उसका कुछ नहीं बचना। इसीलिए किसान समझ रहा है, सारे कानून समझता है किसान, इसीलिए किसान सड़कों के ऊपर है और उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज किसान ने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो किसान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? एक तरफ मॉडल है जब सारे किसान, करोड़ों किसान एक तरफ बैठे हैं और केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा बेबस हो गई है उन 4 पूंजीपतियों के सामने कि उन 4 पूंजीपतियों को केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमारे करोड़ों किसानों का मामला है। उनके सामने इतनी बेबस है। और दूसरी तरफ आपके सामने मॉडल है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बनने के पहले हजारों रुपए के बिल आते थे बिजली के। आज 70% दिल्ली के बिल जीरो आते हैं, बिजली के बिल जीरो आते हैं। हमने 200 यूनिट से कम बिजली के बिल जीरो कर दिए और 70% दिल्ली। तो हमारा मॉडल है जो कि जनता सेंट्रिक है, कि जनता के लिए जो भलाई का काम है, हम आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो भलाई का काम है वो करते हैं। और बाकी पार्टियां वोट लेने तो जनता के पास आती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो उन्हीं 4-5 पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ आप हमको देख चुके अब मुझे वादा, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ नहीं ਕਹਿੰਦੇ। मैं सहमत हूँ आपसे। 5 साल में अब हमें देख चुके, अब हमें वादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अंग्रेजी में कहावत है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग, कि भाई आप 5 साल हमारा दिल्ली में काम देख चुके हो कि हमने किसी पूंजीपति की सेवा नहीं की 5 साल के अंदर। उल्टे जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत दिल्ली में बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों से होती थी। इन बिजली कंपनियों ने लूट मचा रखी थी। हमने सरकार बनते इनके ऑडिट ऑर्डर कर दिया,
वही बिजली कंपनियां जो कल तक हजारों बिल करती थी, आज 24 घंटे बिजली देती है, कोई पावर कट नहीं लगता और लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं। ठीक कर दिया उनको। अगर मैं चाहता तो मैं भी उनसे कह देता कि चुनाव में मेरी फंडिंग कर दो थोड़ी सी, मैं अपने लिए चुनाव के लिए फंड ले लेता उनसे। आज मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, हमारी पार्टी के अकाउंट में ढेला नहीं है, कंगाल पार्टी है। अभी तक जितनी सरकारें आई, मॉडल क्या था? सरकार कंगाल होती थी, नेता और पार्टियां मालामाल होते थे। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारी दिल्ली सरकार मालामाल है और हमारे नेता और पार्टी हमारे कंगाल हैं। सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं हैगा, सवाल ये भी है कि एक मॉडल आ WTO का, एक मॉडल आगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने रिफॉर्म कहते हैं, सो कॉल्ड रिफॉर्म का नाम बेसिकली वो एक तरह का गरीब बंदे लिए विनाश आ। छोटा किसान यूरोप च मारिया गया, छोटा किसान अमेरिका के अंदर मारिया गया। वड्डे बंदे चाहिए, वड्डे उन्होंने डील करने वाले भी वड्डे ही चाहिए, छोटा बंदा नहीं चाहिए डील करे। तो की तुसी उस मॉडल के खिलाफ हो कि तुसी जिहड़ा WTO का मॉडल आ, वो मॉडल के खिलाफ हो तुसी? मैं अभी जो हमारे किसानों ने मॉडल दिया है इस आंदोलन में, उनकी दो मांग हैं। पहली मांग है कि ये तीनों कानून वापस लो। दूसरी मांग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि MSP की गारंटी वाला बिल लेके आओ और MSP ऐसे तय करो जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखी है कि जितनी लागत है उस पर 50% प्रॉफिट के हिसाब से, लागत के हिसाब से तय करो। यादवेंद्र जी, अगर ये कानून MSP वाला आ गया, 70 साल के भारत के इतिहास में ये सबसे क्रांतिकारी कानून होगा। इसके बाद किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिलेंगे, इसके बाद किसानों को अपनी मेहनत की कमाई मिलेगी, उनको लोन नहीं लेना पड़ेगा, उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, उनकी जेब में पैसा आएगा। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। अगर ये रिफॉर्म हो जाता है तो मेरे देश के करोड़ों किसान खुश होंगे, और अगर ये तीनों कानून आ जाते हैं तो 4 पूंजीपति खुश होंगे। तो जो भी किसानों की मांग है उसके अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकी मांगों के अंदर है। और मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन अभी हो रहा है, और ये आंदोलन की अगर ये मांग मान ली गई तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मोहन इकनॉमिक्स ते आके गल टिकदी है कि मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री बनते हैं उदों बहुत सारे रिफॉर्म, सो कॉल्ड रिफॉर्म जिन्होंने कहा गया, वो हुण एग्रीकल्चर सैक्टर च लेट आ रहे हैं। बहुत सारे सैक्टर जिवें गवर्नमेंट जॉब खत्म की गई इस देश चों जिहड़ा एक पब्लिक मतलब बेसिकली जी सरकार की इंटरवेंशन होंदी है, वो कहते WTO कहता कि सरकार की इंटरवेंशन खत्म करो। फिर क्या, फिर तो कॉरपोरेट नूं ही सरकार दे दो, फिर सरकार की लोड़ की हैगी इस देश के अंदर? सरकार तो इसलिए है कि ਜਦੋਂ यूरोप के अंदर भी वैलफेयर स्टेट बनती है, वैलफेयर स्टेट का कॉन्सैप्ट की है कि लोगों की भलाई लिए, प्रॉफिट लिए नहीं। तो तुसी, मैं तां पुछ रहा गा कि तुसी मॉडल के तौर के उत्ते जिहड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ रिफॉर्म जिन्होंने कहा रिफॉर्म जाता पर बेसिकली वो नुकसानदेह ने, वो किसी भी खेतर 'ਚ होना, एग्रीकल्चर तो बियॉन्ड भी, कि तुसी ਮੰਨਦੇ हो वो ठीक नहीं है, कि तुसी ਮੰਨਦੇ हो ਤੁਹਾਡੀ सरकार घट्टो घट्ट उन्हां ते नहीं जाएगी? मेरा एक ही मॉडल है हमारी पार्टी का, हम किसी भी आइडियोलॉजी से अटैच नहीं होते। हमारा मॉडल है जनता का मॉडल। कोई भी समस्या है उसका कौन सा समाधान होना चाहिए जिससे जनता का फ़ायदा हो, कुछ चंद लोगों का फ़ायदा नहीं हो। तो कोई भी मेरे सामने जब किसी समस्या का समाधान लेके आता है तो मैं उसमें ये देखता हूँ कि आम आदमी का कैसे फ़ायदा होगा। अगर मनमोहनिक से जो भी मॉडल आप इकोनॉमिक्स से मनमोहन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स से कंडे ते मनमोहन सिंह ने बीजिया, हुण मतलब ये कहा जाता है। तो उससे अगर फ़ायदा निकलता हो, हम उनसे पूछते हैं भाई फ़ायदा दिखाओ, और फ़ायदा निकलता नहीं है तो फिर हम कहते हैं बताओ इससे। अब जैसे तीनों किसान बिल है, इसको आप आइडियोलॉजी के चश्मे से मत देखो। किसान जो नेता हैं उनके भाषण सुन लो आप, इतने शानदार उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं कानून वो तीनों, कि जब मंडी ख़त्म हो जाएगी, मंडी कैसे ख़त्म होगी, ज़मीन कैसे जाएगी, सारा एक्सप्लेन करते हैं वो बड़े आराम से। हर चीज़ को उसी तरह से हम भी तोलते हैं। जैसे जब हम आए थे दिल्ली में, हमारी सरकार बनी, तो एक मॉडल था कि सरकारी स्कूल सारे बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल खोल दो। सारे स्कूल, ये भी था कि भाई सरकार स्कूल नहीं चला सकती, 5 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 5 स्कूल इस कंपनी को दे दो, कॉरपोरेट चलाएंगे स्कूल, सरकारी स्कूल भी इनको दे दो। अगर सारे स्कूल सरकारी स्कूल इनको दे दिए तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? तो एक प्रश्न उठता है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली के अंदर के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं। ये मॉडल अच्छा है कि सारे सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने वाला मॉडल अच्छा है? हमारा मॉडल अच्छा है। तो हम हर चीज में ये देखते हैं कि जनता का कौन सा मॉडल है। हमारा जनता नॉमिक्स है, केजरीनॉमिक्स नहीं है, जनता नॉमिक्स है। अच्छा, गल अगे लेके चलते हैं। 26 ਨੂੰ
ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ स्टैंड आ? देखो जी, ये जो सारी परिस्थिति बनी है ये केंद्र सरकार की अहंकार की वजह से, जिद की वजह से, और जो उनके कॉरपोरेट घरानों के सामने मजबूरी है उसकी वजह से बनी है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस स्थिति को ऐसे ना बनने दें। अब ये इसको तीनों कानून वापस ले, एमएसपी का कानून लेके आए और इसको स्थिति को ख़त्म करे ताकि लोग अपने अपने घर जाएं। बेचारे 100 शहादत हो चुकी है, 100 आदमी शहीद हो चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। और यंग, बहुत यंग मुंडे, यंग लोग भी शहीद हुए हैं, तो बहुत हो चुका। अब सरकार को इस स्थिति को खराब होने से केंद्र सरकार ही बचा सकती है। केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। फिर भी ये मान लो, क्योंकि किसानों ने तो ऐलान करता और उन्होंने शांतमई किया, बिल्कुल शांतमई, ना कोई किसी ने भाषा गलत वरतनी है, ना किसी को कोई हथियार होना चाहिए गा, ना कोई भी गलत गल नहीं करनी। एक तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट असी करके दिल्ली 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार स्थिति को बिगड़ने से रोकेगी। दूसरी चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तो केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती और किसान आते हैं तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। ऐसा कल किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला भी है कि पूरी तरह से हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, हम आउटर रिंग रोड पे रहेंगे। तो अभी तक 52 दिन जिस तरह से शांतिपूर्ण उन्होंने किया, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ ये भी शांतिपूर्ण होगा। अगर शांतिपूर्ण तौर पर दिल्ली आਉਂਦੇ ਨੇ, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सबका जनतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अपने हकों को मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। रोज सवेरे उठ के एक गोली मेरे ऊपर तान देते हैं कैप्टन साहब, फौजी ने फौजी हैं, और रोज सवेरे उठ के गालियां देते हैं मेरे को। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी मिली भगत है बीजेपी के साथ, वो छुपाने के लिए उनको किसी को तो बलि का बकरा बनाना है, तो मेरे को बनाते हैं। अच्छा अब आप बताओ, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, इस कानून को ड्राफ्ट किसने किया था? ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उस कमेटी में तो ये शामिल थे। शामिल सी, पर बाद 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ कि उस कमेटी में जब कानून बना तो ये उसमें शामिल थे। मनप्रीत बादल उस कमेटी की मीटिंग में 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2019 को उस कमेटी की मीटिंग हुई थी। जुलाई में कमेटी बनी थी। ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। उनके सामने ही तो मीटिंग में तो चर्चा हुई इन तीनों कानूनों की। इन तीनों कानूनों की मनप्रीत बादल मीटिंग में शामिल था। मुख्यमंत्री ने भेजा था, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। मनप्रीत बादल ने आके बताया होगा ना अपने मुख्यमंत्री को, जी आज मैं गया था, ये तीनों कानून पास हो गए कमेटी में। उसने बताया होगा ना। मैं भी अपने किसी मंत्री को भेजता हूँ, वो आके मेरे को बताता है। ऑर्डिनेंस तो पहला जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही थी ऑर्डिनेंस के पहले, तो उस कमेटी में ये शामिल थे। उस टाइम इन्होंने कमेटी में इसका विरोध क्यों नहीं किया? कमेटी की मीटिंग से बाहर आके इन्होंने क्यों नहीं पूरे देश में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे देखो कितने गंदे कानून बनाने जा रहे हैं? इन्होंने मीटिंग में समर्थन किया तीनों कानूनों का। अब नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा अभी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वो अमित शाह जी से मिलने क्या करने गए थे बताओ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ मैं इंटरनल सिक्योरिटी चर्चा, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ। तो जब वो दिल्ली आए, सारे सबको पता है किस लिए गए थे। उनके बेटे का ईडी में केस फंस गया है, वो बेटे का अपना केस रफा दफा कराने गए थे। वो दिल्ली आए, पंजाब के हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली आया, अमित शाह जी से मिलके चला गया, 2 गल किसानों के साथ भी करके चला, मिल के चला जाते बॉर्डर पे।
दुआ सलाम करके चले जाते, सत श्री अकाल कह के चले जाते। उनको भी मैं आया था, मैंने सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, का टाइम नहीं मैं दिया। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। मैं तो गया था, मैं तो 2 बार हो आया। मैं तो सेवादार बन के भी गया, उनके टॉयलेट वॉयलेट देख के आया, पानी वानी का इंतजाम सब है। सब नीयत की बात है, सारा देश देख रहा है किसकी नीयत, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। किसकी नीयत किसके साथ है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ये वैसे ही हो रहा है जैसे अन्ना आंदोलन में हुआ था। जब हम अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में बैठे थे, हमने किसी नेता को अपने स्टेज पे नहीं आने दिया, किसी पार्टी को स्टेज पे नहीं आने दिया, क्योंकि इस देश के लोगों का पार्टियों से और नेताओं से भरोसा उठ चुका है। और वही किसान कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। किसी नेता को नहीं आने दे रहे, किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे। लोगों का भरोसा उठ चुका है। और किसानों के साथ तो हमेशा पार्टियों ने और नेताओं ने दगा किया है। इसलिए ये आंदोलन अभी तक इतना पवित्र आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल शांति से बैठे हैं, अपने ऊपर इतनी संघर्ष कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना तपस्या कर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, और कोई राजनीति नहीं, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की। इसीलिए पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹੀਏ आप खुद ही देखो, इसी आंदोलन में किसी पार्टी को और किसी नेता को नहीं जाने दिया। हमारी पार्टी के सारे लोग सुबह से शाम तक वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, किसी ने मना नहीं किया। मैं 2 बार गया, मेरे को भी मना नहीं किया। हम पार्टी नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, हम उन्हीं की तरह हैं जो 8 साल पहले जंतर मंतर और रामलीला मैदान में बैठे थे। हम भी भुक्तभोगी हैं, इस देश को ठीक करने के लिए आए हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 2000 ਜਦੋਂ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ? मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन इस वक्त मेरे मन में इच्छा यही है कि आंदोलन की जो दोनों मांग हैं, वो दोनों मांग पूरी होनी चाहिए। तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी वाला कानून आना चाहिए। अगर ये आ गया तो देश के हमारे किसानों का इतना फ़ायदा होगा जिसका मैं कह नहीं सकता। बाकी जो प्रश्न आपका है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ है। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ अगर ऐसा कुछ होता है तो एक इंटरव्यू और कर लेना आप मेरा आके और पूछ लेना उसी टाइम। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ। उसी तभी बोल सकता हूँ, नहीं तो अभी मैं कैसे बताऊँ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभी तो यही होना चाहिए कि इनके किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਜਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। तरीका है उसके बिल के प्रति अपना रोष जाहिर करने का। हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के वॉलंटियर हैं, हमने सबको कहा हुआ है कि सारे वहाँ पे सेवादार बन के जाओ। कोई पार्टी का झंडा नहीं लेना, कोई पार्टी का नाम नहीं लेना,
कोई पार्टी की नारे नहीं लगाने, वहाँ सेवादार बन के जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम आम आदमी पार्टी से हो, और अपना सेवा करो, लोगों की पुण्य कमाओ। बोला अभी सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, किसानों की सेवा करना। हमारे सारे लोग वहीं मौजूद हैं और वहाँ पे जो उनको ज़रूरत होती है। एक दिन मेरे को मैसेज आया, जी यहाँ पे अपने पिंड में बात करने में दिक्कत हो रही है, सिग्नल कमज़ोर है, तो हमने वहाँ वाईफाई, फ्री वाईफाई के काफ़ी सारे हॉटस्पॉट लगवा दिए। तो जो उनको दिक्कत होती है किसी भी तरह की, मैं लगातार टच में रहता हूँ, हमें पता चलता रहता है। ਅੱਛਾ UAPA ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ UAPA ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ NIA ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜੇ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ करती है। देखो जी, अगर तो कोई देश के खिलाफ कोई काम करे तो सब लोग कहते हैं भाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस टाइम किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करना, ये तो सारा देश देख रहा है कि गंदी राजनीति चल रही है। पहले वो बेचारे आड़तीय थे, उन्होंने इनके समर्थन में 3 दिन की हड़ताल करी पंजाब में, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा दी पंजाब के आड़तियों के ऊपर। अब बेचारे किसान जो आंदोलन में बैठे हैं उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं। जो लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी सुविधा का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे करा रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार अच्छा नहीं कर रही। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ? उन टाइम में कांग्रेस जो थी वो भी यही करती थी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते थे। आज ये बीजेपी वाले हैं, यही भी करते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। फर्क दोनों में, जो भी सत्ता में होता है इसी किस्म के काम करता है। ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी हैं। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। इस बार तुसी CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 2022 ਲਈ? अभी किसान आंदोलन चल रहा है और हमारा पूरा फोकस किसान आंदोलन पे है। राजनीति करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ किसान आंदोलन के बाद मेरा एक और इंटरव्यू करना, उसमें मैं आपके सारे पॉलिटिकल सवालों के भी जवाब दूंगा। आज आंदोलन के ऊपर किसी तरह से इस आंदोलन का समाधान निकलना चाहिए। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ? वो भी जवाब आपको किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद आपके सारे पॉलिटिकल प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी हम राजनीति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अभी पूरी तरह से हमारा फोकस जो है वो किसान आंदोलन पे है। ਤਾਂ ਅਗਲਾ CM ਦਾ ਫੇਸ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? वो 1-2-3 महीने बाद आपको जवाब देंगे इसका। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? उसी के बाद आपको इन सारे सवालों का जवाब। अभी तो देखो यादवेंद्र, पूरे देश की निगाहें इसी तरफ हैं कि किस तरह से किसानों की अगर बातें मान ली जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। बाकी राजनीति के क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी पड़ी है प्रश्नों की। कौन चेहरा होगा, कौन कैंडिडेट होगा, होते रहेंगे जो होगा। अभी तो सबसे बड़ा, मैं इसमें बहुत बड़ी उम्मीद देख रहा हूँ इस किसान आंदोलन के अंदर। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फुल टाइम पॉलिटिशियन हो, ਕੀ फर्क ਹੁੰਦਾ है? अभी सरकार में रहते हुए आपको कई सारे काम करने की और जनता की सेवा करने की मौके मिलते हैं, निर्णय लेने के मौके मिलते हैं। आंदोलन में जब आप बैठते हो तो आप 1 या 2 मांग जो होती हैं, उन मांगों को संघर्ष करने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए बैठते हो। दोनों का अपना अपना रोल है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਐ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ एक फ़ायदा ये हुआ हमारा आंदोलन का, और चूँकि हम तो एक आम आदमी के बैकग्राउंड से आते हैं, कि एक आम आदमी की परेशानी पता है। आज इस देश के नेता का तो बिजली का बिल माफ़ है। इस देश का जो नेता और MLA MP वगैरह होते हैं, उनके पता नहीं 3,000-4,000 यूनिट महीने के ऐसे कुछ माफ़ होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जो एक आम आदमी है उसका तो बेचारे का जो महीने में बिजली का बिल आता है उसकी तो तकलीफ़ होती है ना। जो नेता हैं उनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो जाते हैं, उसको क्या पता सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। आम आदमी को तो पता है ना सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। तो चूँकि हम उस बैकग्राउंड से आए, हमें एक आम आदमी का दर्द पता था, इसीलिए हमने उन सारी चीज़ों पे काम किया
जो एक आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलता है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो जी, जनता देख रही है, मैं क्यों बोलूँ किसी के खिलाफ कुछ। जनता को पता है कौन ठीक है कौन गलत है। जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता को समझने का और बोलने का अधिकार है। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये बड़े दुख की बात है। पिछले 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है जो कि बढ़ चढ़ के सरकार के साथ रल मिल गया है। अगर आप सरकार के साथ ही रल मिल जाओगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? अगर सरकार कुछ गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? फिर जनता को सच्चाई कौन दिखाएगा? दूसरा हिस्सा एक ऐसा भी है जिसको सरकार जो है बदमाशी करके उनका हाथ मरोड़ने की कोशिश करती है, तो वो बेचारा डर के मारे वो दूसरा हिस्सा जो है वो डर जाता है और फिर वो मजबूरी में। और एक तीसरा हिस्सा है जो इन दोनों बातों से हटके अभी भी मजबूती से खड़ा है। कुछ चंद लोग हैं अभी भी मजबूती से खड़े हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं बेचारे। तो तीनों हैं। पर ये दुख की बात है कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मीडिया चाहे मर्जी से चाहे मजबूरी में आम आदमी की बात दिखाने में हिचकिचाता है, डरता है, संकोच करता है, सरकार के साथ रल मिल जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, न्यायपालिका ते मीडिया। हर इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि 3 हमारे स्तंभ हैं, एक चौथा स्तंभ मीडिया है। ये स्तंभ हैं जिसके ऊपर जनतंत्र खड़ा है। अगर ये स्तंभ, ये अगर पिलर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जनतंत्र भी नहीं बचेगा, फिर डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगी, फिर तो तानाशाही आ जाएगी। तो हम सब लोगों का, चाहे पार्टी हो, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, सबका हमारा ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है कि हम अपने जनतंत्र को बचा के रखें, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को बचा के रखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ। काफ़ी बुरा हाल है। पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से हर इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, हर इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ क्लास ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ? जब ऐसा समय आता है तो फिर एक ही उम्मीद बच जाती है, वो है जनता। फिर समय ऐसा आता है जब पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो जनता खड़ी होती है और फिर सारी चीज़ों को ठीक करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ? एक तरह से ये किसानों का आंदोलन तो उसी तरह का लग रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, सरकार की नहीं चली सारे देश के सामने। और इतना पवित्र आंदोलन इतना सही तरीके से चल रहा है, कोई बयानबाजी नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं है, शांति से बिना मार काट के और बिना राजनीति के चल रहा है। बहुत पवित्र आंदोलन है, इससे मुझे बहुत उम्मीद है। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ?
अगर आने वाले समय में ऐसे बनते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अभी मेरे को किसान आंदोलन से ऐसे समीकरण देश भर में बनते हुए तो ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ मतलब मुझे ये लगता है कि अभी राजस्थान जन जागरण करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा हो रहा है, फ्रंट ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन क्या आम आदमी इसको महसूस कर रहा है? अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं है। अगर आम आदमी महसूस करता तो 2019 में इस बहुमत से सरकार ना आती। तो अभी जन जागरण करके जनता को ये बताना कि ऐसा हो रहा है और देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जनतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अभी जनता को भी ये बताना और उनको एहसास कराना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी तो एक ज़रिया है। जब तक जनता नहीं खड़ी होगी कोई पार्टियां कुछ बहुत कुछ कर नहीं पाएंगी। जनता को ये एहसास दिलाना, उनको महसूस कराना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन जनता खड़ी होगी ये पार्टियां छोटी पड़ जाती हैं। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? एक एमएसपी का बिल पास कर दो, ये जो कह रहे हैं। और भी कई सारे काम करने की ज़रूरत है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में कई सारे रिफॉर्म लिखे हुए हैं जिसके साथ किसान सहमत हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है एमएसपी के ऊपर सारी फसलों की गारंटीड परचेज, और एमएसपी तय होगा स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे। ये सबसे क्रिटिकल है, ये पास कर दो। देखो ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। तो मैं आपको उसका ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? तो मैंने जैसे कहा कि ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे फसल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो 17 लाख करोड़ जब सरकार खर्च करेगी तो किसान उसको बदले में फसल देगा, तो सरकार उस फसल को बेचेगी, तो 17 लाख करोड़ तो वापस आ जाएगा। तो हो सकता है 17 लाख करोड़ का 18 लाख करोड़ भी आ जाए, हो सकता है 17 लाख करोड़ का 16 लाख करोड़ भी आ जाए। तो फ़ायदा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो एक साल में फ़ायदा हो जाएगा, एक साल में नुकसान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सरकार का खर्चा कहाँ हुआ? पर मान लो सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो भी गया, इन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए के बड़े बड़े घरानों के लोन माफ़ कर दिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए से अगर किसान, करोड़ों किसान खुश होते हों, उनकी आत्महत्या ख़त्म होती हो, उनकी ज़िंदगी बन जाए, तो ये तो फ़ायदे का सौदा है। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैंने आपको मॉडल बता दिया, हो सकता है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सोचा। तो थोड़े दिन पहले बयान आया था किसी मंत्री का कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, पैसा कहाँ से आएगा? तब हमने इसको सोचा, हमने कहा ये तो हो सकता है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? होना चाहिए, जनतंत्र है, जनता का प्रेशर नहीं मानेगी सरकार तो किसकी बात मानेगी? WTO इम्पॉर्टेंट है, पूंजीपति इम्पॉर्टेंट है कि जनता इम्पॉर्टेंट है? ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? जब आप बुलाओगे, वैसे जल्दी जाएंगे। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦੌਰਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? अभी तुरंत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कोरोना की और ये सारी परिस्थितियां बनी हुई थी, और अब किसान आंदोलन, किसान तो यहीं बैठे हैं, तो अभी तो किसानों के साथ ही है, किसानों की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, हर आंदोलन अलग अलग होता है, आंदोलन का तरीका अलग होता है, आंदोलन की मुद्दे अलग होते हैं। वो अलग आंदोलन था, ये अलग आंदोलन है। उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था जिसमें एक नेता अन्ना हज़ारे जी ने अगुवाई की थी। ये किसानों का आंदोलन है जिसमें तीनों बिलों को वापस लेने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, और जिसमें एक तरह से कोई एक नेता नहीं है, जिसमें एक मिली जुली नेतृत्व किसानों के 30-35 संगठन इसका नेतृत्व देश भर से कर रहे हैं। तो अलग अलग आंदोलन होता है। उसकी भी जायज़ मांगें थी उस आंदोलन की, इस आंदोलन की भी जायज़ मांगें हैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ये बड़े दुख की बात है। जो भी सरकारें होती हैं वो सरकारों का सबसे पहला स्ट्रैटेजी रणनीति ये होती है कि आंदोलन को बदनाम कर दो। उन दिनों में जब हम आंदोलन पे बैठे थे हमें भी तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। रोज़ कभी किसी के खिलाफ कुछ निकालते थे, कभी किसी पे, आपको याद होगा प्रशांत भूषण के खिलाफ, शांति भूषण के जस्टिस संतोष हेगड़े तक को नहीं छोड़ा था उन दिनों में इन्होंने। अब जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं तो कह रहे हैं किसानों का ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो चाइना के एजेंट हैं, ये तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। तरह तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और उनके लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उनकी चली नहीं। देश के लोग मान नहीं रहे। देश के लोग जानते हैं कि ये असली किसान हैं जो कि बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। और आप खुद सोचो कि इतनी ठंड के अंदर जब हमें अपने घर में रजाई में इतनी ठंड लगती है, वो खुले आसमान के नीचे अगर बैठे हैं और 100 लोगों की शहादत हो चुकी है तो उनके दिल की तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ, ਦੇ ਪੰਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ, ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ उस पूरी दी पूरी फेडरलिज्म की लड़ाई है जी उहदे नाल जुड़दी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो कानून बनाए गए, ये कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास नहीं था। ये अधिकार था राज्य सरकारों के पास। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट ही इसके ऊपर कानून बना सकते थे। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए वो गलत कानून बनाए हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अब इन टेक्निकलिटीज़ में घुसने के बजाय ये मोटे मोटे तौर पे एक पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई इस तरह से है कि 70 साल से इस देश के किसान का शोषण किया जा रहा है। हर पार्टी ने शोषण किया, हर नेता ने शोषण किया, पूरी व्यवस्था ने शोषण किया। 70 साल से देश के किसान को झूठे वादे किए गए। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती हैं हम तुम्हारे लोन माफ़ करेंगे, किसी ने नहीं किए। सारी पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नहीं दी। पिछले 25 साल में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कहाँ थी सारी पार्टियाँ, कहाँ थे सारे नेता? किसी ने कुछ नहीं किया। और अब जो किसान के पास थोड़ा बहुत बचा खुचा था, जिससे वो अपने जिंदा रह रहा था किसान, वो भी अब ये छीन के कुछ पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। उसकी जो बची खुची किसानी है, इन 3 कानूनों से वो भी छीन के वो बड़े बड़े घरानों को, 4-5 पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। अब किसान अगर बाहर नहीं निकला तो उसकी खेती भी नहीं बचनी, उसका कुछ नहीं बचना। इसीलिए किसान समझ रहा है, सारे कानून समझता है किसान, इसीलिए किसान सड़कों के ऊपर है और उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज किसान ने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो किसान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? एक तरफ मॉडल है जब सारे किसान, करोड़ों किसान एक तरफ बैठे हैं और केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा बेबस हो गई है उन 4 पूंजीपतियों के सामने कि उन 4 पूंजीपतियों को केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमारे करोड़ों किसानों का मामला है। उनके सामने इतनी बेबस है। और दूसरी तरफ आपके सामने मॉडल है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बनने के पहले हज़ारों रुपए के बिल आते थे बिजली के। आज 70% दिल्ली के बिल जीरो आते हैं, बिजली के बिल जीरो आते हैं। हमने 200 यूनिट से कम बिजली के बिल जीरो कर दिए और 70% दिल्ली। तो हमारा मॉडल है जो कि जनता सेंट्रिक है, कि जनता के लिए जो भलाई का काम है, हम आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो भलाई का काम है वो करते हैं। और बाकी पार्टियां वोट लेने तो जनता के पास आती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो उन्हीं 4-5 पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं।
ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ आप हमको देख चुके अब मुझे वादा ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं सहमत हूँ आपसे 5 साल में अब हमें देख चुके अब हमें वादा करने की ज़रूरत नहीं है अब आप अंग्रेजी में कहावत है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग कि भाई आप 5 साल हमारा दिल्ली में काम देख चुके हो कि हमने किसी पूंजीपति की सेवा नहीं की 5 साल के अंदर उल्टे जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत दिल्ली में बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों से होती थी इन बिजली कंपनियों ने लूट मचा रखी थी हमने सरकार बनते इनके ऑडिट ऑर्डर कर दिया वही बिजली कंपनियां जो कल तक हजारों रुपए बिल करती थी आज 24 घंटे बिजली देती है कोई पावर कट नहीं लगता और लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं ठीक कर दिया उनको अगर मैं चाहता तो मैं भी उनसे कह देता कि चुनाव में मेरी फंडिंग कर दो थोड़ी सी मैं अपने लिए चुनाव के लिए फंड ले लेता उनसे आज मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ हमारी पार्टी के अकाउंट में ढेला नहीं है कंगाल पार्टी है अभी तक जितनी सरकारें आई मॉडल क्या था सरकार कंगाल होती थी नेता और पार्टियां मालामाल होते थे हमारे यहाँ उल्टा है हमारी दिल्ली सरकार मालामाल है और हमारे नेता और पार्टी हमारे कंगाल हैं ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ WTO ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਗਾ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ WTO ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैं अभी जो हमारे किसानों ने मॉडल दिया है इस आंदोलन में उनकी 2 मांगें हैं पहली मांग है कि ये तीनों कानून वापस लो दूसरी मांग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि MSP की गारंटी वाला बिल लेके आओ और MSP ऐसे तय करो जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखी है कि जितनी लागत है उस पर 50% प्रॉफिट के हिसाब से लागत के हिसाब से तय करो यादवेंद्र जी अगर ये कानून MSP वाला आ गया 70 साल के भारत के इतिहास में ये सबसे क्रांतिकारी कानून होगा इसके बाद किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिलेंगे इसके बाद किसानों को अपनी मेहनत की कमाई मिलेगी उनको लोन नहीं लेना पड़ेगा उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी उनकी जेब में पैसा आएगा ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है अगर ये रिफॉर्म हो जाता है तो मेरे देश के करोड़ों किसान खुश होंगे और अगर ये तीनों कानून आ जाते हैं तो 4 पूंजीपति खुश होंगे तो जो अभी किसानों की मांग है उसके अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकी मांगों के अंदर है और मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन अभी हो रहा है और ये आंदोलन की अगर ये मांग मान ली गई तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ਮੋਹਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ WTO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਫਾਰਮ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ कि तुसी मानते हो ਤੁਹਾਡੀ सरकार घट्टो घट्ट ਉਹਨਾਂ ਤੇ नहीं जाएगी मेरा एक ही मॉडल है हमारी पार्टी का हम किसी भी आइडियोलॉजी से अटैच नहीं होते हमारा मॉडल है जनता का मॉडल कोई भी समस्या है उसका कौन सा समाधान होना चाहिए जिससे जनता का फ़ायदा हो कुछ चंद लोगों का फ़ायदा नहीं हो तो कोई भी मेरे सामने जब किसी समस्या का समाधान लेके आता है तो मैं उसमें ये देखता हूँ कि आम आदमी का कैसे फ़ायदा होगा अगर मनमोहनिक से जो भी मॉडल आप इकोनॉमिक्स से मनमोहन इकोनॉमिक्स क्या ਜਾਂਦਾ इकोनॉमिक्स से ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ तो उससे अगर फ़ायदा निकलता हो हम उनसे पूछते हैं भाई फ़ायदा दिखाओ और फ़ायदा निकलता नहीं है तो फिर हम कहते हैं बताओ इससे अब जैसे तीनों किसान बिल है इसको आप आइडियोलॉजी के चश्मे से मत देखो किसान जो नेता हैं उनके भाषण सुन लो आप इतने शानदार उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं कानून वो तीनों कि जब मंडी ख़त्म हो जाएगी मंडी कैसे ख़त्म होगी ज़मीन कैसे जाएगी सारा एक्सप्लेन करते हैं वो बड़े आराम से हर चीज़ को उसी तरह से हम भी तोलते हैं जैसे जब हम आए थे दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो एक मॉडल था कि सरकारी स्कूल सारे बंद कर दो प्राइवेट स्कूल खोल दो सारे स्कूल ये भी था
कि भाई सरकार स्कूल नहीं चला सकती, 5 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 5 स्कूल इस कंपनी को दे दो, कॉरपोरेट चलाएंगे स्कूल, सरकारी स्कूल भी इनको दे दो। अगर सारे स्कूल सरकारी स्कूल इनको दे दिए तो गरीब गंद आदमी कहाँ पढ़ेगा? तो एक प्रश्न उठता है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली के अंदर के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं। ये मॉडल अच्छा है कि सारे सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने वाला मॉडल अच्छा है? हमारा मॉडल अच्छा है। तो हम हर चीज में ये देखते हैं कि जनता का कौन सा मॉडल है। हमारा जनतानॉमिक्स है, केजरीनॉमिक्स नहीं है। जनतानॉमिक्स है। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 26 ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਆਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? देखो जी, ये जो सारी परिस्थिति बनी है ये केंद्र सरकार की अहंकार की वजह से, जिद की वजह से, और जो उनके कॉरपोरेट घरानों के सामने मजबूरी है उसकी वजह से बनी है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस स्थिति को ऐसे ना बनने दें। अब ये इसको तीनों कानून वापस ले, एमएसपी का कानून लेके आए और इसको स्थिति को ख़त्म करे ताकि लोग अपने अपने घर जाएं। बेचारे 100 शहादत हो चुकी है, 100 आदमी शहीद हो चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। और यंग, बहुत यंग मुंडे, यंग लोग भी शहीद हुए हैं, तो बहुत हो चुका। अब सरकार को इस स्थिति को खराब होने से केंद्र सरकार ही बचा सकती है, केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। फिर भी ये मान लो, क्योंकि किसानों ने तो ऐलान करता और उन्होंने शांतमई किया, बिल्कुल शांतमई, ना कोई किसी ने भाषा गलत वरतनी है, ना किसी को कोई हथियार होना चाहिए गा, ना कोई भी गलत गल नहीं करनी। एक तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार स्थिति को बिगड़ने से रोकेगी। दूसरी चीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तो केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती और किसान आते हैं तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। ऐसा कल किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला भी है कि पूरी तरह से हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, हम आउटर रिंग रोड पे रहेंगे। तो अभी तक 52 दिन जिस तरह से शांतिपूर्ण उन्होंने किया, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ ये भी शांतिपूर्ण होगा। अगर शांतिपूर्ण तौर पर दिल्ली आउंदे ने, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सबका जनतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अपने हकों को मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। रोज सवेरे उठ के एक गोली मेरे ऊपर तान देते हैं कैप्टन साहब, फौजी ने फौजी हैं, और रोज सवेरे उठ के गालियां देते हैं मेरे को। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी मिली भगत है बीजेपी के साथ, वो छुपाने के लिए उनको किसी को तो बलि का बकरा बनाना है, तो मेरे को बनाते हैं। अच्छा, अब आप बताओ, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, इस कानून को ड्राफ्ट किसने किया था? ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उस कमेटी में तो ये शामिल थे। शामिल सी, पर क्या बाद में बयान आया कि उस कमेटी में जब कानून बना तो ये उसमें शामिल थे। मनप्रीत बादल उस कमेटी की मीटिंग में 3 सितंबर को 3 सितंबर 2019 को उस कमेटी की मीटिंग हुई थी। जुलाई में कमेटी बनी थी। फिर स्पष्टीकरण आया कि सानू नहीं पता सी ये करन जा रहे हैं, जिवें कालियां ने कहा कि सानू नहीं पता सी। उनके सामने ही तो मीटिंग में तो चर्चा हुई इन तीनों कानूनों की। इन तीनों कानूनों की मनप्रीत बादल मीटिंग में शामिल था। मुख्यमंत्री ने भेजा था, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। मनप्रीत बादल ने आके बताया होगा ना अपने मुख्यमंत्री को, जी आज मैं गया था, ये तीनों कानून पास हो गए कमेटी में। उसने बताया होगा ना। मैं भी अपने किसी मंत्री को भेजता हूँ, वो आके मेरे को बताता है। ऑर्डिनेंस तो पहला जो मीटिंग हो रही हैं, मीटिंग हो रही थी ऑर्डिनेंस के पहले, तो उस कमेटी में ये शामिल थे। उस टाइम इन्होंने कमेटी में इसका विरोध क्यों नहीं किया? कमेटी की मीटिंग से बाहर आके इन्होंने क्यों नहीं पूरे देश में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे देखो कितने गंदे कानून बनाने जा रहे हैं? इन्होंने मीटिंग में समर्थन किया तीनों कानूनों का। अब नौटंकी कर रहे हैं।
अच्छा, अभी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वो अमित शाह जी से मिलने क्या करने गए थे, बताओ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ मैं ਆਇਆ। इंटरनल सिक्योरिटी चर्चा। ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। तो जब वो दिल्ली आए, सारे सबको पता है किस लिए गए थे, उनके बेटे का ईडी में केस फंस गया है, वो बेटे का अपना केस रफा दफा कराने गए थे। वो दिल्ली आए, पंजाब के हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली आया, अमित शाह जी से मिल के चला गया, 2 गल किसानों के साथ भी करके चला, मिल के चले जाते बॉर्डर पे, दुआ सलाम करके चले जाते, सत श्री अकाल कह के चले जाते। उनको भी मैं आया था, मैंने सोचा तुमसे मिल लेता हूँ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, का टाइम नहीं मैं दिया। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। मैं तो गया था, मैं तो 2 बार हो आया, मैं तो सेवादार बन के भी गया, उनके टॉयलेट वॉयलेट देख के आया, पानी वानी का इंतजाम सब है, सब नीयत की बात है, सारा देश देख रहा है किसकी नीयत, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, किसकी नीयत किसके साथ है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ये वैसे ही हो रहा है जैसे अन्ना आंदोलन में हुआ था। जब हम अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में बैठे थे, हमने किसी नेता को अपने स्टेज पे नहीं आने दिया, किसी पार्टी को स्टेज पे नहीं आने दिया, क्योंकि इस देश के लोगों का पार्टियों से और नेताओं से भरोसा उठ चुका है, और वही किसान कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। किसी नेता को नहीं आने दे रहे, किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे, लोगों का भरोसा उठ चुका है। और किसानों के साथ तो हमेशा पार्टियों ने और नेताओं ने दगा किया है, इसीलिए ये आंदोलन अभी तक इतना पवित्र आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल शांति से बैठे हैं, अपने ऊपर इतनी संघर्ष कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना तपस्या कर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, और कोई राजनीति नहीं, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, इसीलिए पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹੀਏ आप खुद ही देखो, इसी आंदोलन में किसी पार्टी को और किसी नेता को नहीं जाने दिया। हमारी पार्टी के सारे लोग सुबह से शाम तक वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, किसी ने मना नहीं किया। मैं 2 बार गया, मेरे को भी मना नहीं किया। हम पार्टी नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, हम उन्हीं की तरह हैं जो 8 साल पहले जंतर मंतर और रामलीला मैदान में बैठे थे। हम भी भुक्तभोगी हैं, इस देश को ठीक करने के लिए आए हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 2000 ਜਦੋਂ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ? मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन इस वक्त मेरे मन में इच्छा यही है कि आंदोलन की जो दोनों मांग हैं, वो दोनों मांग पूरी होनी चाहिए। तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी वाला कानून आना चाहिए। अगर ये आ गया तो देश के हमारे किसानों का इतना फ़ायदा होगा जिसका मैं कह नहीं सकता। बाकी जो प्रश्न आपका है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ है। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ अगर ऐसा कुछ होता है तो एक इंटरव्यू और कर लेना आप मेरा आके और पूछ लेना उसी टाइम। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ। उसी तभी बोल सकता हूँ, नहीं तो अभी मैं कैसे बताऊँ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभी तो यही होना चाहिए कि इनकी किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਜਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈਗੀ लुधियाना के अंदर। तरीका है उसके बिल के प्रति अपना रोष जाहिर करने का। हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के वॉलंटियर हैं, हमने सबको कहा हुआ है कि सारे वहाँ पे सेवादार बन के जाओ। कोई पार्टी का झंडा नहीं लेना, कोई पार्टी का नाम नहीं लेना, कोई पार्टी की नारे नहीं लगाने। वहाँ सेवादार बन के जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम आम आदमी पार्टी से हो, और अपना सेवा करो, लोगों की पुण्य कमाओ। बोला अभी सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, किसानों की सेवा करना। हमारे सारे लोग वहीं मौजूद हैं और वहाँ पे जो उनको ज़रूरत होती है। एक दिन मेरे को मैसेज आया, जी यहाँ पे अपने पिंड में बात करने में दिक्कत हो रही है, सिग्नल कमज़ोर है, तो हमने वहाँ वाईफाई, फ्री वाईफाई के काफ़ी सारे हॉटस्पॉट लगवा दिए। तो जो उनको दिक्कत होती है किसी भी तरह की, मैं लगातार टच में रहता हूँ, हमें पता चलता रहता है। अच्छा, UAPA ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ UAPA ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ NIA ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜੇ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ है। देखो जी, अगर तो कोई देश के खिलाफ कोई काम करे तो सब लोग कहते हैं भाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस टाइम किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करना, ये तो सारा देश देख रहा है कि गंदी राजनीति चल रही है। पहले वो बेचारे आड़तीये थे, उन्होंने इनके समर्थन में 3 दिन की हड़ताल करी पंजाब में, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा दी पंजाब के आड़तियों के ऊपर। अब बेचारे किसान जो आंदोलन में बैठे हैं उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं। जो लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी सुविधा का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे करा रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार अच्छा नहीं कर रही। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कोई फैक्टर? उन टाइम में कांग्रेस जो थी वो भी यही करती थी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते थे। आज ये बीजेपी वाले हैं, यही भी करते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। फर्क दोनों में, जो भी सत्ता में होता है इसी किस्म के काम करता है। ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी हैं। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। इस बार तुसी CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ होंगे 2022 ਲਈ? अभी किसान आंदोलन चल रहा है और हमारा पूरा फोकस किसान आंदोलन पे है। राजनीति करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ किसान आंदोलन के बाद मेरा एक और इंटरव्यू करना, उसमें मैं आपके सारे पॉलिटिकल सवालों के भी जवाब दूंगा। आज आंदोलन के ऊपर किसी तरह से इस आंदोलन का समाधान निकलना चाहिए। पर फिर भी क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर तुसी पहला भी गल चलती रही, सिद्धू बारे भी बहुत चर्चा हुई सी है ना, वो भी जवाब आपको किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद आपके सारे पॉलिटिकल प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी हम राजनीति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अभी पूरी तरह से हमारा फोकस जो है वो किसान आंदोलन पे है। तो अगला CM का फेस कौन होगा? वो 1-2-3 महीने बाद आपको जवाब देंगे इसका। पर ये अंदोलन दे चेहरे ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? उसी के बाद आपको इन सारे सवालों का जवाब। अभी तो देखो यादवेंद्र, पूरे देश की निगाहें इसी तरफ हैं कि किस तरह से किसानों की अगर बातें मान ली जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। बाकी राजनीति के क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी पड़ी है प्रश्नों की। कौन चेहरा होगा, कौन कैंडिडेट होगा, होते रहेंगे जो होगा। अभी तो सबसे बड़ा मैं इसमें बहुत बड़ी उम्मीद देख रहा हूँ इस किसान आंदोलन के अंदर। अच्छा, मैं वैसे ही पूछा क्योंकि तुसी भी अंदोलन च रहे हो, वो भी अंदोलन च बैठे ने, फर्क की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀशियन हो, ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ है? अभी सरकार में रहते हुए आपको कई सारे काम करने की और जनता की सेवा करने की मौके मिलते हैं, निर्णय लेने के मौके मिलते हैं। आंदोलन में जब आप बैठते हो तो आप 1 या 2 मांग जो होती हैं, उन मांगों को संघर्ष करने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए बैठते हो। दोनों का अपना अपना रोल है। क्योंकि जर्नी ਨੂੰ ਐ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ एक फ़ायदा ये हुआ हमारा आंदोलन का, और चूँकि हम तो एक आम आदमी के बैकग्राउंड से आते हैं, कि एक आम आदमी की परेशानी पता है।
आज इस देश के नेता का तो बिजली का बिल माफ़ है। इस देश का जो नेता और एमएलए एमपी वगैरह होते हैं उनके पता नहीं 3,000 4,000 यूनिट महीने के ऐसे कुछ माफ़ होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जो एक आम आदमी है उसका तो बेचारे का जो महीने में बिजली का बिल आता है उसकी तो तकलीफ़ होती है ना। जो नेता हैं उनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो जाते हैं, उसको क्या पता सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। आम आदमी को तो पता है ना सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। तो चूंकि हम उस बैकग्राउंड से आए, हमें एक आम आदमी का दर्द पता था, इसीलिए हमने उन सारी चीज़ों पे काम किया जो एक आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलता है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो जी, जनता देख रही है, मैं क्यों बोलूँ किसी के खिलाफ कुछ। जनता को पता है कौन ठीक है कौन गलत है। जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता को समझने का और बोलने का अधिकार है। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ किसान मूवमेंट कुछ हो रहा सी, चल कुछ रहा सी, की कहना तुहाडा? ये बड़े दुख की बात है। पिछले दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है जो कि बढ़ चढ़ के सरकार के साथ रल मिल गया है। अगर आप सरकार के साथ ही रल मिल जाओगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? अगर सरकार कुछ गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? फिर जनता को सच्चाई कौन दिखाएगा? दूसरा हिस्सा एक ऐसा भी है जिसको सरकार जो है बदमाशी करके उनका हाथ मरोड़ने की कोशिश करती है, तो वो बेचारा डर के मारे वो दूसरा हिस्सा जो है वो डर जाता है और फिर वो मजबूरी में। और एक तीसरा हिस्सा है जो इन दोनों बातों से हटके अभी भी मजबूती से खड़ा है। कुछ चंद लोग हैं अभी भी मजबूती से खड़े हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं बेचारे। तो तीनों हैं। पर ये दुख की बात है कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मीडिया चाहे मर्जी से चाहे मजबूरी में आम आदमी की बात दिखाने में हिचकिचाता है, डरता है, संकोच करता है, सरकार के साथ रल मिल जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, न्यायपालिका ते मीडिया। हर इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि 3 हमारे स्तंभ हैं, एक चौथा स्तंभ मीडिया है। ये स्तंभ हैं जिसके ऊपर जनतंत्र खड़ा है। अगर ये स्तंभ, ये अगर पिलर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जनतंत्र भी नहीं बचेगा, फिर डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगी, फिर तो तानाशाही आ जाएगी। तो हम सब लोगों का, चाहे पार्टी हो, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, सबका हमारा ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है कि हम अपने जनतंत्र को बचा के रखें, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को बचा के रखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ काफ़ी बुरा हाल है। पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से हर इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, हर इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ? जब ऐसा समय आता है तो फिर एक ही उम्मीद बच जाती है, वो है जनता। फिर समय ऐसा आता है जब पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो जनता खड़ी होती है और फिर सारी चीज़ों को ठीक करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ? एक तरह से ये किसानों का आंदोलन तो उसी तरह का लग रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, सरकार की नहीं चली, सारे देश के सामने। और इतना पवित्र आंदोलन इतना सही तरीके से चल रहा है, कोई बयानबाजी नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं है, शांति से बिना मार काट के और बिना राजनीति के चल रहा है। बहुत पवित्र आंदोलन है, इससे मुझे बहुत उम्मीद है। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ
ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ अंदर ये समीकरण बन रहे नहीं? अगर आने वाले समय में ऐसे बनते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अभी मेरे को किसान आंदोलन से ऐसे समीकरण देश भर में बनते हुए तो नहीं, किसान आंदोलन तो पहले ही गल कर रहे हैं कि लोगों को लगता कि शायद मोदी सरकार बहुत सेंट्रलाइजेशन कर रही है चीज़ों का, अपने तरीके दे नाल चल रही हैगी, तो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ देखो मतलब मुझे ये लगता है कि अभी जन जागरण करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा हो रहा है, फ्रंट ते इकट्ठे होने नाल नहीं कुछ बनना, ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन क्या आम आदमी इसको महसूस कर रहा है? अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं है। अगर आम आदमी महसूस करता तो 2019 में इस बहुमत से सरकार ना आती। तो अभी जन जागरण करके जनता को ये बताना कि ऐसा हो रहा है और देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जनतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अभी जनता को भी ये बताना और उनको एहसास कराना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी तो एक ज़रिया है। जब तक जनता नहीं खड़ी होगी कोई पार्टियां बहुत कुछ कर नहीं पाएंगी। जनता को ये एहसास दिलाना, उनको महसूस कराना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस दिन जनता खड़ी होगी ये पार्टियां छोटी पड़ जाती हैं। एक अक्सर जो बीजेपी वाले गल होंदी है वो कहते हैं भी भाई सानू तुसी दसो फार्मूला की हैगा, मतलब बंदा हर कह दिंदा आलोचना साडी बीजेपी दी। मैं पूरा सवाल करदा तुहानू, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ बीजेपी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? एक MSP का बिल पास कर दो, ये जो कह रहे हैं। और भी कई सारे काम करने की ज़रूरत है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में कई सारे रिफॉर्म लिखे हुए हैं जिसके साथ किसान सहमत हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है MSP के ऊपर सारी फसलों की गारंटीड परचेज, और MSP तय होगा स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे। ये सबसे क्रिटिकल है, ये पास कर दो। देखो पर वो कहते गवर्नमेंट ते करजा इन्ना वड्डा गा, मतलब बीजेपी वाले हुण तक कही जांदे जिवें कैप्टन कहंदे जी अकाली करजा छड्ड गए, अकाली कहंदे सी कैप्टन करजा छड्ड गए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। तो मैं आपको उसका ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, इस मॉडल को फार्मर सेंट्रिक किमें बनाओगे? तो मैंने जैसे कहा कि ये कह रहे हैं कि MSP पे फसल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो 17 लाख करोड़ जब सरकार खर्च करेगी तो किसान उसको बदले में फसल देगा, तो सरकार उस फसल को बेचेगी, तो 17 लाख करोड़ तो वापस आ जाएगा। तो हो सकता है 17 लाख करोड़ का 18 लाख करोड़ भी आ जाए, हो सकता है 17 लाख करोड़ का 16 लाख करोड़ भी आ जाए। तो फ़ायदा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो एक साल में फ़ायदा हो जाएगा, एक साल में नुकसान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सरकार का खर्चा कहाँ हुआ? पर मान लो सरकार का 1,00,000-1,50,000 करोड़ रुपए खर्चा हो भी गया, इन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए के बड़े बड़े घरानों के लोन माफ़ कर दिए। 1,00,000-1,50,000 करोड़ रुपए से अगर किसान, करोड़ों किसान खुश होते हों, उनकी आत्महत्या ख़त्म होती हो, उनकी ज़िंदगी बन जाए, तो ये तो फ़ायदे का सौदा है। तो किसानों के लिए ये प्रैक्टिस के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता आराम ना हो सकता है? मैंने आपको मॉडल बता दिया, हो सकता है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सोचा। तो थोड़े दिन पहले बयान आया था किसी मंत्री का कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, पैसा कहाँ से आएगा। तब हमने इसको सोचा, हमने कहा ये तो हो सकता है। की लगता है मतलब आने वाले समय के अंदर ये चीज़ों का प्रेशर बिल्ड हो सरकार के उत्ते? होना चाहिए, जनतंत्र है, जनता का प्रेशर नहीं मानेगी सरकार तो किसकी बात मानेगी? WTO इंपॉर्टेंट है, पूंजीपति इंपॉर्टेंट है कि जनता इंपॉर्टेंट है? पंजाब तुसी कदों जा रहे हो? जब आप बुलाओगे, वैसे जल्दी जाएंगे। कदों कोई दौरा, कदों का दौरा ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? अभी तुरंत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कोरोना की और ये सारी परिस्थितियां बनी हुई थी, और अब किसान आंदोलन, किसान तो यहीं बैठे हैं, तो अभी तो किसानों के साथ ही है, किसानों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।